So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So in last class we talked about the classification of antiplatelet drugs and something introduction and the site of action and the mechanism of action basically we discussed in a brief way. Okay. So एक आपको slightly idea मिल गया होगा कि what I'm gonna talk about in this class. तो हमने classification पिछले बार ही पढ़ लिया था. So the first class was the एस्पिरिन या बोल सकते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. ओके, सो इट इज़ एंटीप्लेटलेट ड्रग, पीजी सिंथेसिस इनहिबिटर या बोल सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर. ओके, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. ठीक है, तो वो थ्रोम्बोक्सिन A2 में कॉक्स पाथवे को नॉन सिलेक्टिव कॉक्स पाथवे एनासिड्स में हमने पढ़ा था इनहिबिटर है. तो इट विल क्या बोल सकते हैं inhibit the COX-1. Okay, aspirin decrease the thromboxane A2 synthesis from arachidonic acid in the platelet irreversibly. Okay, inhibits platelet activation and एग्रीगेशन. सिंपल सी बात है, थ्रोम्बोक्सिन A2 अगर नहीं बनेगा तो एक्टिवेशन नहीं होगा, एंड एक्टिवेशन नहीं होगा तो एग्रीगेशन नहीं होगा. एंड एसिटाइलेशन ऑफ सीरीन इट विल प्रिवेंट द बाइंडिंग, दैट इज इनहिबिट द COX-1 एंड दैट विल इंड्यूस नो क्लॉटिंग. सिंपल सी बात है. तो आप डायग्राम में इधर पे देख सकते हैं, दैट इज द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स आर्किडोनिक एसिड, फिर आर्किडोनिक एसिड दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स या फिर इकासिनॉइड्स भी बोल सकते हैं हम. फिर उससे COX-1, फिर उससे PGH2 A2 एंड उससे प्लग बनना था. बट क्या हो रहा है, COX-1 आ गया, वो इनहिबिट कर रहा है एस्पिरिन, एंड उससे फर्दर प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी, एंड दैट विल कॉज द क्लॉटिंग प्रॉब्लम, हैंस नो क्लॉटिंग विल टेक प्लेस. ओके, सिंपल सी बात है. यूजेस में क्या क्या है, दैट इज डिक्रीज इन द MI, ठीक है, या फिर यूज वाइजली इन द पेशेंट्स ऑफ द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसीज. ओके, प्रिवेंशन ऑफ इश्चेमिक इवेंट्स इन पेशेंट विथ एंजाइना पेक्टोरिस, प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं CABG ऑक्लूजन, सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ द ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक. ओके, या फिर इश्चेमिक स्ट्रोक एंड MI. तो यूजेस में MI, इश्चेमिक स्ट्रोक, CABG दैट इज द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, एंड थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज एंड द इश्चेमिक इवेंट्स विद द एंजाइना पेक्टोरिस. मेनली COX-1 इनहिबिटर है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन की इनहिबिटर को रोक दिया. फिर ADR में से पहले हम फार्माकोकाइनेटिक्स देख लें. रैपिड एब्जॉर्प्शन इन स्टमक एंड अपर इंटेस्टाइन, पीक इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन प्लेटलेट एग्रीगेशन 1 आवर पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन के इफेक्ट को वो रोकेगा पीक में, मतलब उसकी एक्शन पीक कब होगी, 1 आवर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, 1 आवर के बाद उसकी इफेक्ट शो होगी. इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ COX-1 एंजाइम. ओके, ठीक है. सो लास्टली एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है. ओके, इरिवर्सिबल प्लेटलेट इनहिबिशन, उसके वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो सकता है. ओके, इट कैन इंक्रीज द ब्लीडिंग टाइम इन GIT, दैट इज इट मे ऑल्सो कॉज द अल्सरेशन लाइक गैस्ट्रिक एंड डियोडिनल अल्सर, दैट मे कॉज द दैट आर ऑल्सो नोन एज द पेप्टिक अल्सर्स. ओके, सो आई, ठीक है, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास. सो नेक्स्ट क्लास से मूव करने से पहले ये फिर से एक बार रिवाइज कर लो. COX-1 इनहिबिटर है, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 को वो इनहिबिट करेगा मेनली, तो उससे क्लॉटिंग प्रॉब्लम होगा. यूज में मेनली MI, CABG, ट्रांजिएंट इश्चेमिक जगह दैट इज द TIA, फिर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट में होगा. ठीक है, पीक फार्माकोकाइनेटिक्स में पीक कब होगा, जब 1 आवर के बाद वो एक्शन शो करेगा. ठीक है, एंड एडवर्स रिएक्शन में एलर्जिक रिएक्शन, इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, एंड इट मे क्लोज द thrombocytopenia also. Okay, so we'll move on to the next class. So the next class is the ADP receptor antagonist. Okay, so clopidogrel is only slightly more effective than aspirin. ठीक है, तो as with aspirin, clopidogrel binds irreversibly to the platelets. Okay, in some patients there is resistance to clopidogrel treatment. Okay, एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है, ब्लॉक ADP बाइंडिंग टू द ADP रिसेप्टर्स. ओके, सो प्लेटेड एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन विल नॉट अगर एंड हेंस नो क्लॉटिंग. ठीक है, तो हमने वो पहले ही वीडियो में देख लिया था. ओके, टिक्लोपिडीन एंड क्लोपिड्रोग्राल ब्लॉक ADP बाइंडिंग टू द ADP रिसेप्टर्स, सो एक्टिवेशन एग्रीगेशन नहीं होगा, सो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी. सिंपल है, ठीक है. एंड हमने देखा कि एस्पिरिन से वो स्लाइटली मोर इफेक्टिव है. फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है, दैट इज बोथ करंटली अवेलेबल ADP receptor antagonist are the thiopyridines that can be administered orally. Okay, absorption is approximately 80 to 90%. Thiopyridines are products that must be activated in liver. ठीक है, मतलब it will go first pass metabolism. Uses में that is the, ठीक है, कि
पहले तो हमने पढ़ा ही था, बेनिफिशियल इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एंड प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक events and secondary prevention of the ischemic complication with patient with acute coronary syndrome without the ST segment elevation. ठीक है, मतलब NSTEMI MI में NST segment elevation MI में हम इसको सेकेंडरी प्रिवेंशन में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में क्या है, दैट इज़ द MI इस्चेमिक स्ट्रोक एस्टेब्लिश्ड पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़. ठीक है, सो मेनली फार्माकोकाइनेटिक्स में 80 to 90% हिपैटिक है, वो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म करेगा एंड प्रोड्रग्स, ठीक है, के फॉर्म में दी जाती है एंड ओरली एडमिनिस्टर्ड होती है. ठीक है, यूजेस में सेकेंडरी प्रिवेंशन इन इस्चेमिक कॉम्प्लिकेशन विद पेशेंट्स विद एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एंड ST सेगमेंट MI एंड जो थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स है उसको भी प्रिवेंट करेगा. एंड साइड इफेक्ट्स में दैट इज़ द MI इस्चेमिक स्ट्रोक एंड पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीजेस. ठीक है, एंड एग्जांपल दैट इज क्लोपिडिग्रोल एंड टिक्लोपिडाइन. ठीक है, एंड ADP रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, वो तो सबको पता ही है. ठीक है, तो थर्ड क्लास इज, या बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग क्लास भी है ये थोड़ा सा. सो दैट इज़ द डाइपिरिडामोल. ओके, तो डाइपिरिडामोल क्या करेगा, इट इज़ द बेसिकली फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर्स, मैंने आपको पहले बताया. इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग. ठीक है, तो ये आप याद रखें, दैट इज़ नॉट इफेक्टिव एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग. डाइपिरिडामोल हैज़ ऑल्सो वेजोडाइलेटरी इफेक्ट एंड शुड बी यूज्ड विथ caution in patients with severe coronary artery disease. Chest pain may be aggravated in patients with underlying coronary artery disease who are receiving डाइपिरिडामोल. ओके, तो मतलब बेसिकली हमको ध्यान रखना है कि अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो वेजोडाइलेशन ज़्यादा ना हो. ठीक है, बिकॉज वो वेजोडाइलेटरी इफेक्ट शो करते हैं, तो इट मे कॉज चेस्ट पेन एंड मे बी अग्रेवेटेड इन पेशेंट विद, मतलब अगर चेस्ट पेन इंड्यूस कर सकता है अगर कोई पर्सन को पहले से पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो, और वो डाइपिरिडामोल ले रहा है तो. ठीक है, अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप नीचे देखें, इट इनहिबिट्स द एडेनोसिन अपटेक. ठीक है, तो हमको बेसिकली एंटीप्लेटलेट ड्रग है तो उसको शो करना है, तो उसके वजह से क्या होगा, हमको सर्कुलेशन में वो सब चाहिए. ठीक है, तो एडिनोसिन का अपटेक को रोके तो वो सर्कुलेशन में डालेगा उसको, जिससे कि सेल्स अपटेक ना कर सकता. अब एडिनोसिन क्या करेगा पता है, कि एडिनोसिन है ना नीचे IP3 DAG पाथवे को इंड्यूस करेगा, या फिर CCK कैम्बिस के प्रोटीन काइनेस A को इंड्यूस करेगा. एंड प्रोटीन काइनेस A विल कॉज द सेवरल एक्शन सच एज कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या फिर फर्दर मेटाबॉलिज्म करवाएगा, बट वो सब रोक रहा है डाइपिरिडामोल. ठीक है, तो आप इधर पे देख सकते हैं एडिनोसिन एक तो PDE को भी, फॉस्फोडाइस्ट्रेस E को भी इनहिबिट कर, दैट इज द PDE3 इनहिबिटर्स एंड इट इज आल्सो इनहिबिटिंग द एडेनोसिन अपटेक. ठीक है, तो अर्जिनिन से NO, फिर ग्वानिलेट साइक्लेज, इधर पे एडिनोसिन साइक्लेज वो बन रहा है, तो PDE से CGMP से PDE को रोक रहा है एंड ऊपर एडिनोसिन अपटेक को ही वो डायरेक्टली रोक रहा है. CGMP से CMP एंड उसकी वजह से क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा. एंड हमने इधर पे अब भी पढ़ा कि एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट इतना शो नहीं कर रहा, बट इट विल शो द मेनली द वेजोडाइलेटरी इफेक्ट. ठीक है, एंड उसकी वजह से क्या होगा, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन. ओके, तो उसकी वजह से वो शो होगा. ठीक है, तो एडिनोसिन अपटेक को इनहिबिट करेगा एंड इट विल ऑल्सो इनहिबिट द फॉस्फोडाइस्ट्रेस. ठीक है, सो एडिनोसाइक्लेस, उधर से ग्वानिलेट साइक्लेस, CGMP CAMP एंड वेजोडाइलेशन वो शो करेगा. ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है, दैट इज इनकम्प्लीट एब्जॉर्ब्ड बाय द GIT. पीक प्लाज्मा concentration is about 75 minutes after the oral administration. More than 90% bound to plasma proteins. A terminal half-life of 10 to 12 hours. Metabolized in liver. Mainly excreted as glucuronides in the bile. A small amount is excreted in urine. ठीक है, uses में that is the secondary prevention of ischemic complications after transient ischemic attack और ischemic stroke. ठीक है, तो मेनली फिर से रिवाइज कर लेता हूँ मैं. एंड एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स में दैट इज द डिजीनेस, स्टमक अपसेट, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक एंड फ्लशिंग. मेनली थ्रोम्बोटिक एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट तो है नहीं, तो वेजोडाइलेटरी शो करेगा. कैसे, तो कि इनहिबिट ऑफ एडिनोसिन के अपटेक को भी इनहिबिट करेगा एंड फॉस्फोडाइस्ट्रेस को भी इनहिबिट करेगा. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द थर्ड क्लास, दैट इज द डाइपिरिडामोल. वो खुद ही एक क्लास है. ठीक है, the fourth class is the GP2B3A inhibitors. तो it was helping the platelets to aggregate. तो हम इधर पे एग्रीगेशन को रोक रहे हैं. ठीक है,
तो उसके एग्जांपल क्या है, दैट इज़ द टायरोफिबान, एबिक्सिमैब, एबिक्सिमैब एंड एप्टी एप्टीफिबेटाइड. Okay, only available for IV administration. Okay, so IV administration of a bolus is followed by continuous infusion. Platelet functions generally recovers after course 48 hours, although GP2B3A antagonist remains in circulation for 15 days or more in platelet bound state. तो ये बोलना चाह रहा है कि 48 आवर्स तक तो रहता ही है, बट जो जी स्पेशली ये क्लास है वो 15 डेज या फिर उसके ज़्यादा देर तक भी प्लेटलेट बाउंड स्टेट में रह सकता है, मतलब उसके एक्शन प्रोलॉन्ग्ड में होती है. ठीक है, तो इफ़ विल गिव इंट्रावीनसली तो इट कैन शो एंड इट्स इफेक्ट्स. ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है, द एंटागोनिस्ट ब्लॉक द साइट ऑफ द GP2B3A रिसेप्टर. ठीक है, सिंपल से बताया, एंटागोनिस्ट तो ब्लॉक करेगा. सो देन फिब्रिनोजन कैन नो लॉन्गर बी कन्वर्टेड टू फिब्रिन. ठीक है, तो उसकी वजह से नो क्रॉस लिंकेज बॉन्ड बिटवीन प्लेटलेट्स, सो नो एग्रीगेशन ऑफ एंड नो क्लॉटिंग, सो एंटी प्लेटलेट एक्शन विल बी शोन. सिंपल सी बात है, एग्रीगेशन ही नहीं होगा, फिब्रिनोजन से फिब्रिन नहीं बनेगा तो मेशो क्रॉस लिंकेज नहीं होगा, क्रॉस लिंकेज नहीं होगा तो प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा. सिंपल है. यूजेस में क्या क्या है, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ इस्चेमिक कार्डियक कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट्स विद एक्टिव कोरोनरी सिंड्रोम विदाउट ST एलिवेशन, that is NSTEMI, and during percutaneous intervention. Okay, given in combination with aspirin and heparin. aspirin and heparin के combination के साथ हम ये एबिक्सिमैब भी या फिर बोल सकते हैं GP ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A एंटागोनिस्ट देते हैं. एंड ADR में दैट इज़ द ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है. ठीक है, सो दैट ऑल अबाउट द क्लासेस, दैट इज़ द एस्पिरिन, फिर ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, GP2B3A एंटागोनिस्ट एंड द डाइपिरिडामोल. ओके, तो आई होप ये पूरे क्लास आपको समझ में आए होंगे. ओके, सो मैंने इधर पे आपको एक कंपाइल करके इंडिकेशन एंड ADR एंड ये सब आपको दे दिया है. ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, सो अभी चालू करता है. इंडिकेशन कब कब देनी चाहिए एंड व्हाट आर द एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स ऑफ द एंटीप्लेटलेट ड्रग्स. ठीक है, तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्या होता है, दैट इज़ अनस्टेबल एंजाइना होता है, फिर नॉन STEMI होता है, दैट इज़ द नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन MI, फिर ST सेगमेंट एलिवेशन MI, तो उसमें हम एस्पिरिन प्लस क्लोपिड्रिग्रोल देते हैं. एस्पिरिन प्लस एम्बिक्सिमैब कब देते हैं, जब 75 ईयर ओल्ड से ज़्यादा हो, या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस हो, ST डेविएशन हो, पल्मोनरी एडिमा हो, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर एफिशिएंसी लेस देन 40% हो, तब हम एस्पिरिन और एबिक्सिमैब देते हैं. बाकी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में एस्पिरिन प्लस क्लोपिड्रिग्रोल देंगे. ओके, द सेकेंड वन इज द सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट. ओके, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रोक, एस्पिरिन प्लस क्लोपिड्रिग्रोल. ओके, तो क्लोपिड्रिग्रोल क्या था, दैट इज़ द ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट था वो. ओके, तो आप याद रखेंगे. आफ्टर 3 to 4.5 आवर्स बट देंगे. कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग में एस्पिरिन प्लस क्लोपिड्रिग्रोल. ओके, CAD प्रोफाइलेक्सिस में एस्पिरिन देंगे. फिर जाइंट सेल आर्थराइटिस, दैट इज द वेस्कुलाइटिस ऑन फेस, दैट इज उसमें एस्पिरिन देंगे. पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में एस्पिरिन प्लस डाइपिरिडामोल, वेसोडाइलेटरी इफेक्ट शो कर रहेगा वो. ठीक है, फिर एस्पिरिन हैज़ प्रोफाइलेटिक प्रोटेक्शन फ्रॉम कोलोरेक्टर कैंसर, या फिर बोल सकते हैं लिंच सिंड्रोम से एस्पिरिन. तो एस्पिरिन आप देख सकते हैं कितना काम आ रही है इससे. ठीक है, तो आपको ये कॉम्बिनेशन याद रखने पड़ेंगे. ADR में दैट इज़ ADR में हमको मेनली पूछा जाता है, दैट इज़ द थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, दैट इज़ द TTP. तो देखेंगे दैट इज़ फर्स्ट में नोज ब्लीडिंग, दैट इज़ द एंटीरियर एपिस्टेटिक, माउथ में जिंजिवल ब्लीडिंग, दांत के पास या फिर लिप्स पे हम विल हैव द जिंजिवल ब्लीडिंग जिंजाइवा पे. GIT में हिमेटमेसिस, दैट इज़ माउथ ब्लड वॉमिटिंग, एंड मेलेना, दैट इज़ ब्लड इन द स्टूल्स. ओके, स्किन में ब्रूज या फिर परप्यूरा हो सकता है. एंड अब बात करते हैं मेनली, दैट इज़ द थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा. ओके, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन द प्लेटलेट्स. तो बेसिकली देखो, वॉन विलियन फैक्टर होता है, वो मोनोमर होता है, फिर उससे वो कन्वर्ट होता है मल्टीमर में, एंड देन जो एडम्स सो दैट, और उससे फिर वो एडम्स 313 के प्रेजेंस में वो फिर से मोनोमर में बनता है. ठीक है, तो प्लेटलेट विल नाउ स्टिक टू ईच अदर. ठीक है, तो उससे मल्टीपल बन रहा था, बट समटाइम इट डिक्रीज दिस एंजाइम बाय एंटीप्लेटलेट ड्रग, कीमोथेरेपी एंड
लूपस या फिर बोल सकते हैं SLE एक्सेट्रा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये एंजाइम कभी कभी कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एंटीप्लेटलेट ड्रग हम ले रहे हैं, तो वो मल्टीमर से मोनोमर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो वो मल्टीमर बनता चला जाएगा एंड दैट विल डिक्रीज द प्लेटलेट्स दैट विल कॉज द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एंड उससे जो क्लॉट्स होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे, बिकॉज मल्टीमर ही बनता जा रहा है, मोनोमर में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बोसिस। ओके, तो उसके इंडिकेशंस क्या क्या होंगे टीटीपी के, दैट इज फीवर मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर हेमोलाइटिक अनीमिया होगा इन सीबीसी में क्या देखने को मिलेगा, एलडीपी बढ़ जाएगा, बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, जो हेप्टोग्लोबिन है वो घट जाएगा, एंड प्लेटलेट्स भी घट जाएंगे। डैमेज टू किडनी दैट विल कॉज द डिक्रीज इन द रीनल एफिशिएंसी, एंड न्यूरोलॉजिकल डैमेज दैट इज हेडेक एंड कन्फ्यूजन। अब उसके ट्रीटमेंट में विल गिव द स्टीरॉइड्स एंड विल ऑल्सो डू द प्लाज्मा फोरेसिस। ठीक है, तो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा किसकी वजह से होता है, जो एडम्स T13 एंजाइम है, तो उसकी वजह से के कम हो जाने से उसकी वजह से होगा थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ओके, सो उसके जो क्या बोल सकते हैं कैसे हम याद रखें, दैट इज़ द फैट RN, फीवर, अनेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रीनल डैमेज एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो फैट RN से हम याद रख सकते हैं। ओके, तो EDR में मेन हमको याद रखना है एंटीप्लेटलेट ड्रग्स की, दैट इज़ द थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। एंड नोज ब्लीडिंग, फिर जिंजाइवाइटिस, फिर हेमेटोमेसिस, फिर मेलेना एंड ब्रूज एंड परप्यूरा, वो भी हमको याद रखना है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस में क्या क्या है, दैट इज़ कब नहीं देना है हमको, ओके, या फिर कब प्रिवेंट करना है, व्हाट शुड बी द कॉशियस। तो रॉयस सिंड्रोम होगा, दैट इज लेस देन 19 ईयर्स प्लस फीवर, नेवर गिव एस्पिरिन, इट अल्टर्स द फैट मेटाबॉलिज्म। राइस सिंड्रोम में ये होगा कि कोई भी आपका 19 ईयर मतलब मिड एज का आदमी 90-20 ईयर्स का आता है फीवर का सिंड्रोम लेके, तो हम डायरेक्ट उसको एस्पिरिन नहीं देंगे। तो उससे क्या होगा, एस्पिरिन अगर हम दे देते हैं तो इट विल अल्टर द फैट एसिड मेटाबॉलिज्म एंड इट विल डिक्रीज द ATP एंड ऑल सेल फंक्शंस विल डिक्रीज एंड दे विल स्टार्ट टू डाई। ठीक है, सो वेन एवर एनी वन इन्फेक्टेड फॉर एग्जाम्पल वायरस, दे इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ द एस्पिरिन। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अल्टर कैसे करेगा कि वायरस उसके एस्पिरिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। ठीक है, तो लीवर फंक्शन टू रिमूव टॉक्सिन, बट इफ सेल डाई दे कांट डू सो। ठीक है, अगर सेल डाई मरने लगेंगे तो क्या होगा कि क्या करेंगे, वो टॉक्सिन एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, एंड इफ एक्यूमुलेट का होते चलेंगे तो ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे, एंड ब्लड स्ट्रीम में आएंगे तो इट विल अफेक्ट द CNS एंड इट विल हेंस कॉज द एनसेफेलोपैथी। ठीक है, दैट इज वॉमिटिंग, फटीग, सीजर्स एंड कोमा। लीवर डैमेज होगा उसकी वजह से, दैट इज द इंक्रीज इन द AST एंड ELT। तो दैट इज ऑल अबाउट द रोएस सिंड्रोम। ठीक है, तो फीवर का होगा और हमने एस्पिरिन दे दिया तो उसकी वजह से सेल डैमेज होंगे, सेल डेथ हो जाएगी, उसकी वजह से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे, वो टॉक्सिन्स नहीं ढंग से बन पाए या फिर हम उसको ट्रीट नहीं कर पाए तो डेट विल लीड टू द एनसेफेलोपैथी। ठीक है, द सेकंड वन इज द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में हम नहीं देंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है एंटीप्लेटलेट पहले से ही प्लेटलेट कम है और हम और प्लेटलेट्स कम करने के लिए एंटीप्लेटलेट ड्रग्स नहीं दे सकते। अनकंट्रोलेबल हाइपरटेंशन में नहीं देंगे हम। ठीक है, दैट विल इंक्रीज द BP, ब्रेकिंग द ट्यूनिका इंटीमा, कैन कॉज आर्टिक डिसेक्शन एंड हाई रिस्क टू द ब्लीडिंग। ओके, फोर्थ में पेप्टिक अल्सर्स या फिर GI ब्लीडिंग में अपर या लोअर हो रही है तो, या फिर इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग या फिर ट्रोमा में हम नहीं देंगे। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में रोइस सिंड्रोम, पेप्टिक अल्सर्स, फिर अनकंट्रोलेबल हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड लीवर डैमेज में हम नहीं देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा। क्लासेस में 4 क्लासेस मेनली, दैट इज द एस्पिरिन, ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, दैट इज द क्लोपिड्रिग्लोल, फिर एस्पिरिन प्लस क्लोपिड्रिग्लोल, एमिक्सिमैब दैट इज द GP2B3A एंटागोनिस्ट एंड द डाइपिरिडामोल। हम उसके कॉम्बिनेशन याद रखेंगे। मेनली आपको ये याद रखना है कब कब देना है इंडिकेशंस में, दैट इज द एस्पिरिन प्लस क्लोपिड्रिग्लोल, एस्पिरिन एमिक्सिमैब, फिर एस्पिरिन प्लस क्लोपिड्रिग्लोल। एस्पिरिन प्लस क्लोपिड्रिग्लोल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कब कब, कोरोनरी आर्टरी स्टेंटिंग में, स्ट्रोक में, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में देना है। फिर एस्पिरिन मेनली प्रोफाइलेक्सिस में भी यूज़ होगा। ठीक है, सो आपको ये पूरा इंडिकेशन है वो आपको याद रखने की कोशिश करनी है। एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन में मेनली आपको TTP याद रखना है, दैट इज द थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। पूरे क्लासेस हमने डिस्कस कर लिए है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 2 पार्ट में मैंने एंटीप्लेटलेट ड्रग्स डिस्कस किया है। तो गाइस अगर आपको पूरा समझना है तो वॉच बोथ द पार्ट्स, एंड आई होप वो दोनों पार्ट में आपको तो दोनों क्लियर
हो गया होगा, तो भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। एंड टेलीग्राम चैनल की मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, उधर पे मैंने ब्लड फार्माकोलॉजी के नोट्स मेरे अपलोड कर दिए, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज़ डू subscribe to that my telegram channel also. So guys, until then, stay safe, stay happy, stay healthy. See you next time. Thank you.